हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आप लोगों के लिए पॉलिटी के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, कुछ गहरे कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियो के माध्यम से कुछ मुद्दों को सुलझाने का हम प्रयास करते हैं, ताकि यूट्यूब के भी विद्यार्थियों को कुछ गहरे कॉन्सेप्ट सीखने का अवसर मिल जाए। तो आज के सेशन में हमने शामिल किया है कि राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या होती है। जब भी कोई नया राज्य संसद बनाती है तो नए राज्यों को गठन करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से नया राज्य बनाया जाता है, और नए राज्य को बनाने के लेकर के क्या प्रस्ताव संसद में लाया जाता है कि राज्य विधानमंडल में लाया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है या नहीं ली जाती है, ऐसी व्यवस्था मूल संविधान में थी या नहीं थी या बाद में जोड़ा गया। इन तमाम मुद्दों की जानकारी आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एक बार लिंक को आप लोग शेयर करिए ताकि सभी साथियों तक ये क्लास पहुँच सके कि किस प्रकार से भारत में होती है राज्यों के गठन की प्रक्रिया। चलिए पुनर्गठन की प्रक्रिया समझाऊंगा। राज्यों के गठन की प्रक्रिया कि राज्य कैसे बनते हैं। राज्यों के गठन की प्रक्रिया, राज्यों के गठन की प्रक्रिया। यहां से सवाल आईएएस ने भी पूछा है और इस प्रक्रिया से पीसीएस ने भी सवाल पूछा है। बहुत ध्यान से इस पूरी प्रक्रिया को समझिएगा कि नए राज्यों का गठन होता कैसे है। तो राज्यों के गठन की प्रक्रिया आपको मैं विस्तार से समझाता हूं, ठीक है। कंसंट्रेशन फुल हाई, उंगलियां टाइप बटन से बाहर कर लीजिए, रबड़ लगाकर एकदम कान और आंखें खोलिए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ अब पूरा लेक्चर 1 घंटे अच्छे से सुनिए। जहां लिखने की जरूरत आपको वहां रबड़ खोल दीजिएगा आपको, लेकिन मोबाइल में टाइप करने के लिए रबड़ नहीं। जब मैं पूछूंगा तब आप टाइप करेंगे, बीच में अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो राज्यों के गठन की प्रक्रिया कैसी होगी, जरा समझिए ध्यान से इसको। राज्यों के गठन की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। यह प्रस्ताव कहां लाया जाता है? यह प्रस्ताव केवल संसद में लाया जा सकता है, केवल संसद में लाया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि नए राज्यों की गठन की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल की भूमिका नहीं है। मतलब नए राज्यों के निर्माण में राज्य विधानमंडल शुरुआत भी नहीं कर सकता है। हालांकि विधान परिषदों के समापन में इनकी भूमिका है, वो मैं राज्यसभा में पढ़ाऊंगा, लेकिन नए राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद में लाया जाता है और ऐसे प्रस्ताव को लाने से पहले, ऐसे प्रस्ताव को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने टिक लगा दिया। आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या नए राज्यों के गठन के संबंध में यदि कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो क्या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए? आंसर है यस, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हमें यहां पर लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर यह प्रस्ताव संसद में आ गया, उसके बाद जब नए राज्यों का गठन होगा तो कोई ना कोई राज्य तो प्रभावित होगा ना सर, कोई ना कोई राज्य प्रभावित होगा। मान लीजिए 2 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना रहे हैं, किसी बड़े राज्य क्षेत्र से कुछ हिस्सा काट के एक नया राज्य बना रहे हैं, तो वो राज्य प्रभावित तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या नए राज्यों के गठन के संबंध में जब संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर राज्यों की राय ली जाती है या नहीं? उस पर राज्य विधानमंडल की राय ली जाती है कि नहीं ली जाती है? तो इसका मतलब है कि यह विचार हेतु, ध्यान से सुनिएगा, ये विचार हेतु, हेतु का मतलब समझते हैं, के लिए, विचार हेतु राज्यों के पास भेजा जाता है, राज्यों के पास भेजा जाता है। आंसर है यस, यह विचार हेतु राज्यों के पास भेजा जाता है और राज्यों को निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय देनी होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, राज्यों को निश्चित समय सीमा के भीतर, निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय देनी होती है, अपनी राय देनी होती है। अब यहीं पर आईएएस ने सवाल बनाया, सवाल सुनिए, प्रीलिम्स के सवाल को कैच करिए। सवाल पूछा गया कि नए राज्यों के गठन के संबंध में जब भी कोई प्रस्ताव राज्यों के पास भेजा जाता है तो संविधान के अनुसार, शब्द पे ध्यान दीजिएगा,
संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर अपनी राय देनी होती है। 6 माह के भीतर अपनी राय देनी होती है। अब बताना था बच्चों को ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान इस बात की पुष्टि ही नहीं करता, भारतीय संविधान इस बात को स्पष्ट ही नहीं करता कि कितने समय सीमा के भीतर राज्य विधानमंडल को अपनी राय देनी है। हालांकि मैं खुद आपको समझा रहा हूं कि नए राज्यों के गठन के संबंध में जब भी कोई प्रस्ताव राज्यों के पास विचार हेतु भेजा जाता है तो राज्यों को निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी राय देनी होती है। यह समय सीमा क्या होगी इसका निर्धारण, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यह निश्चित समय सीमा क्या होगी इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ओहो, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, संविधान में इसकी कोई पुष्टि नहीं है। राज्य विधानमंडलों को नए राज्यों के गठन के संबंध में अपनी क्या राय देनी है, कितने दिन के भीतर देनी है, इसके संबंध में एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाता है और यह निश्चित समय सीमा का निर्धारण संविधान नहीं भारत का राष्ट्रपति करता है, जो राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ा भी सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट नहीं किया इसकी समय सीमा 1 माह है, 2 माह है, 6 माह है, बल्कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर उसको अपनी राय देनी होती है। अगर कल भविष्य में आपके यूपीपीसीएस 2025 12 अक्टूबर की परीक्षा में यह सवाल आ जाए और वहां दिया रहे कि नए राज्यों के गठन के संबंध में राष्ट्रपति के अनुसार राज्यों को 6 माह के भीतर अपनी राय देनी होती, यह भी गलत है। यहां समय सीमा का कोई चर्चा हुई ही नहीं है। यहां केवल यह स्पष्ट किया गया है कि निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य विधानमंडलों को अपनी राय देनी होगी, जिसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा और आवश्यकता पड़ने पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। बहुत बढ़िया, चलिए ये मामला तो क्लियर हो गया। समय सीमा वाला संविधान में है कि नहीं है, राष्ट्रपति करता है तो कितने दिन के लिए करता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है कि नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि मान लीजिए उस निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य ने अपनी राय दे दी, यानी कि राज्य ने अपना विचार दे दिया, तो क्या उस राय को केंद्र यानी संसद या कह सकते हैं दूसरी भाषा में राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य है? आंसर है नो, बाध्य नहीं है। यही सवाल आता है, यही यूपीपीसीएस 2023 में सवाल आया था कि नए राज्यों के गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल की राय को क्या केंद्र मानने के लिए बाध्य है? नहीं, इनकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या केवल औपचारिकता कर रहे हो यार? हमसे कोई सवाल भी पूछ रहे हो, हम बताने के लिए बाध्य भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो केवल औपचारिकता मात्र है। नए राज्यों के गठन में राज्यों की भूमिका शून्य नजर आ रही है, उनसे केवल औपचारिकता के रूप में राय ली जाती है, लेकिन उनकी रायों को मानने के लिए संसद बाध्य भी नहीं है, केंद्र बाध्य भी नहीं है। और ये हमारे भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है, ये भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है, ध्यान रखिएगा, एकात्मक लक्षण है, क्योंकि राज्य यहां पर सीमित हो जा रहे हैं। नए राज्यों के गठन में राज्य की भूमिका शून्य हो जा रही है, राज्यों के अस्तित्व में ही राज्यों की भूमिका नहीं बल्कि केंद्र की भूमिका है। इसीलिए तो कहा जाता है अखिल भारतीय सेवा के सृजन के साथ साथ एकात्मक लक्षण का एक लक्षण यह भी है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास इसकी शक्ति है ही नहीं। जो भी राय इनके द्वारा दी जाती है उसे मानने के लिए बाध्य है ही नहीं। हाँ, चाहे तो केंद्र मान सकता है और चाहे तो न माने, ये केंद्र की इच्छा है। अच्छा ठीक है, चलिए इनकी राय भी आ गई। अब ये प्रस्ताव फिर संसद में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये प्रस्ताव फिर संसद में आएगा। तो संसद इस प्रस्ताव को कैसे पारित करती है सर? संसद इस प्रस्ताव को कैसे पारित करती है? अक्सर देखते हैं घटना चक्र में सवाल मिलता है, कैसे पारित करती है? अरे आपको तो पहले क्लियर होना चाहिए कि अनुच्छेद 4 में आपने पढ़ाया है सर कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कार्य करती है, ऐसा कार्य करने के लिए उसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए तो इसे तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि संसद इस प्रस्ताव को केवल, पॉइंट टू बी नोटेड, साधारण बहुमत से पारित करती है, केवल साधारण बहुमत
यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से पारित करती है। यह है नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। एक बार क्रमबद्ध रूप में पूरी बात को मैं फिर से समझाता हूं। नए राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले संसद में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। ऐसा प्रस्ताव केवल संसद में लाया जाता है, राज्य विधानमंडल के में नहीं लाया जाता। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि नए राज्यों के गठन के संबंध में जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही लाया जाता है। तीसरी बात है कि जब भी नए राज्यों के गठन के संबंध में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रभावित राज्य विधानमंडल के पास इसे विचार हेतु भेजा जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। और निश्चित समय सीमा कितना होगा इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन जो भी निश्चित समय सीमा का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यदि भविष्य में चाहे तो राष्ट्रपति उस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। और उसके भीतर जब कभी भी राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी राय को दिया जाएगा, उस रायों को, उस मतों को, उस विचारों को, उस परामर्शों को, उस सलाहों को, उस एडवाइस को भारत का राष्ट्रपति या संसद या केंद्र मानने हेतु बाध्य नहीं है। और इस प्रस्ताव को संसद केवल साधारण बहुमत से पारित करती है, इसलिए इसे तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाता। और यह प्रक्रिया संपन्न होते ही नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान की पुस्तक में केवल नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन कभी कोई आपसे पूछ ले किसी राज्य के नाम में अगर परिवर्तन करना होगा तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया है वही राज्यों के नामों के परिवर्तन में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि पुस्तकों में नहीं लिखा है। और कभी विद्यार्थियों से अगर सवाल पूछ लिया गया तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने तो हमको नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया तो पढ़ाया था, लेकिन राज्यों के नामों के परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं पढ़ाया था। अगर हमसे इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? यही सेम प्रक्रिया राज्यों के नामों में परिवर्तन के लिए भी अपनाया जाता है। अब कमेंट करके बताइए, रबड़ खोल लीजिए, अब आप टाइप कर सकते हैं, क्या नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन का संबंध अनुच्छेद 3 से है, 2 से नहीं है। अनुच्छेद 2 का संबंध केवल भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग विद्यार्थी। चलिए भैया, सोनी यादव बहुत शुक्रिया आपका गंगा जमुनी तहजीब के लिए। हाँ, निधि रूपे किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। अगर कोई बाध्यता होती तो मैं तुरंत बता देता कि केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऐसा केवल धन विधेयक में होता है, ऐसा केवल फर्स्ट टाइम के वित्त विधेयक में होता है, बाकी ऐसा कहीं नहीं। कोई भी ला सकता है, सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गैर मंत्री हो, कोई ला सकता है। अच्छा, पूजा चौधरी जी ने देखिए थोड़ा और अंदर घुसने का इन्होंने प्रयास किया। इनके दिमाग में थोड़ा फितूर आया है। फितूर क्या आया है सुनिए आप लोग, कि सर जब प्रेसिडेंट ने टाइम पीरियड क्लियर नहीं किया तो प्रेसिडेंट उसको बढ़ा कैसे सकता है? अरे मेरे बाबू, मैंने क्या कहा है कि प्रेसिडेंट ने उसको टाइम पीरियड क्लियर नहीं किया है कि आपको हमेशा 6 महीने के भीतर बताना है, कि आपको उसको हमेशा 3 महीने के भीतर बताना है, कि उसको आपको हमेशा 2 महीने के भीतर बताना है। बाय द वे राष्ट्रपति ने कहा कि 4 महीने के भीतर आप बताओ इसको। बाय द वे 4 महीने के भीतर बताने के लिए कहा, और 4 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल ने नहीं बताया तो उसको 2 महीने और भी बढ़ा सकता है। यानी जो भी पहली बार में निश्चित समय सीमा दी गई है, उस निश्चित समय सीमा को यदि राष्ट्रपति चाहे तो बढ़ा सकता है। लेकिन पहली बार में कौन सी निश्चित समय सीमा राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
चौधरी जी समझ में आया? पूजा आ गया समझ में? ठीक है, एक बात मैं और आपको समझाना चाहूंगा। कोई अगर आपसे पूछे भैया नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया पढ़ रहे हो आज आप कि नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया पढ़ रहे हो आजकल आप लोग, जरा ये बताओ कि क्या भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 और 3 में कहीं यह लिखा गया है क्या कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का समापन कर सकती है? ये तो हमको नहीं पता रेखा रानी, तो राष्ट्रपति से जाके पूछना पड़ेगा आपको। ये तो हमको किसी की पुस्तक में नहीं मिला, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं है, कभी टाइम बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है, ये तो मुझे नहीं भी देता, कैसे मैं बता दूं? हाँ, मैं क्या बात बता रहा था, क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का समापन कर सकती है? संविधान में लिखा नहीं? लिखा है संविधान में, यह नहीं लिखा है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य का समापन करती है या कर सकती है, लेकिन यह माना जाएगा। जब लिखा नहीं तो माना कैसे जाएगा? जब लिखा नहीं है तो माना कैसे जाएगा? क्योंकि संसद के पास यह शक्ति है ना कि दो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, और जो दो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाएगी, इसका मतलब जो पहले से राज्य बने थे उनका उन्मूलन हो गया, उनका समापन हो गया, उनका समापन हो गया, वो समाप्त हो गए। इसका मतलब एक अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों का समापन भी कर सकती है, जो कि संविधान में लिखा नहीं है। यह बात कहीं भी स्पष्ट रूप से कही नहीं गई है। यह अंडरस्टूड है कि अगर संसद दो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखती है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें किसी ऐसे राज्य का जो अस्तित्व में है उनका उन्मूलन, उनका समापन संभव है, यानी कि वह नए राज्यों का समापन भी कर सकती है, किसी राज्य का समापन भी कर सकती है। इसीलिए तो भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, क्योंकि भारत में राज्यों का विनाश संसद कर सकती है, लेकिन राज्य संघ का विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि भारत राज्यों का ग्रुप नहीं है, भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। संघ कभी टूटता नहीं, समूह टूट जाता है। राज्य का नष्ट संसद 3 के तहत कर सकती है। राज्यों का नाश होता है इसलिए राज्य विनाशी हैं, संघ का नाश नहीं होता इसलिए अविनाशी हैं। अतः भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्लियर? इसीलिए तो कहा कि उन्मूलन हो सकता है। समझ में आ गया शिव कुमार? आपके बताने से, कमेंट आने से पहले मैंने उसका उत्तर दे दिया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 के तहत हुआ है, यानी कि संसद के पास यह भी शक्ति है कि वह किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बना सकती है, और उसके पास यह भी शक्ति है वह किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाने का काम हुआ है। हिमाचल प्रदेश भी पहले किसी समय में केंद्र शासित प्रदेश ही था, गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश भी था। ये सब समय के साथ राज्य बने, लेकिन अभी तक संसद ने 2019 से पहले किसी केंद्र शासित राज्य को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया था। यह पहला ऐसा अवसर था कि जम्मू कश्मीर राज्य था, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया, क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत उसके लिए विशेष प्रावधान था, और जब 370 को समाप्त किया गया तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, एक बात मुझे और बताना है। आपको हमसे सवाल पूछना चाहिए, जो कायदे का सवाल है। आपको हमसे सवाल पूछना चाहिए कि सर चलिए ठीक है, आपने एक बात स्पष्ट कर दी, हमारे मन में ये कंफ्यूजन था या भविष्य में आ जाता कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद न केवल नए राज्यों का गठन कर सकती है, वो राज्यों का समापन भी कर सकती है। और आपने यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, यह अंडरस्टूड है। तो मैंने पूछा कैसे अंडरस्टूड है, तो आपने कहा कि वह दो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। इससे सीधा यह बात स्पष्ट है कि वह
पुराने राज्यों का उन्मूलन कर सकती है, यानी कि राज्यों का समापन कर सकती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं सर, क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास यह शक्ति है कि वह भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकती है? विदेशी राज्य को सौंप सकती है? विदेशी राज्य को सौंप सकती है? क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास यह शक्ति है? वह किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है? या अनुच्छेद 2 के तहत यह शक्ति भारत में शामिल कर सकती है? भारत में शामिल कर सकती है? क्या ऐसी शक्ति है? तो कहा गया यस, ये शक्ति तो है। ये शक्ति तो संसद के पास है कि वह किसी विदेशी क्षेत्र को, टेरिटरी को, वह भारत के क्षेत्र में शामिल कर सकती है। यह शक्ति संसद के पास है। लेकिन सवाल इस बात का था, क्या संसद के पास यह भी शक्ति है कि किसी भारत क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? यह पहला विवाद 1960 में आया। 1960 में पहला विवाद आया। ये 1960 में पहला विवाद आया बेरूबारी केस में। बेरूबारी एक केस आया था, उस बेरूबारी केस में यह पहला विवाद आया। और इस बेरूबारी केस में पहली बार यह विवाद आया क्योंकि बेरूबारी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बेरूबारी एक क्षेत्र था जो कि भारतीय क्षेत्र था और पाकिस्तान का एक क्षेत्र था कूच बिहार, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, जो बाद में बांग्लादेश में शामिल हो गया। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है, तो बेरूबारी यहां पे था और कूच बिहार यहां पे था। और बात किया जाए बेरूबारी का, तो बेरूबारी भारत का हिस्सा था, ऐसे मैप गया था, और कूच बिहार पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। यह इंडिया की बाउंड्री लाइन है। तो हमें बेरूबारी पर शासन करने के लिए, यहां पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमें अपनी सीमा से इतना ज्यादा जाना पड़ रहा है, और पाकिस्तान को कूच बिहार पर शासन करने के लिए, यहां पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनको यहां से यहां आना पड़ रहा है। तो भारत ने कहा ये वाला हिस्सा हमको दे दो, ये वाला हिस्सा हम तुमको दे दें, तो मामला हो जाए। तुम अपना क्षेत्र देखो, हमारे बगल में है तो हम अपना देख लें। जैसे आप कहते नहीं है कि भैया तुम्हारे घर के बगल में हमारा एक खेत है और हमारे घर के बगल में तुम्हारा खेत है, हम उतनी दूर खेती करने जाते हैं, तुम इतनी दूर खेती करने आते हो। हम अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वहां जाकर जानवरों को देखते हैं, तुम यहां आकर देखते हो। इससे अच्छा भैया तुम हमारा वाला ले लो, हम तुम्हारा वाला ले लें, तो दोनों को सुविधा हो जाएगी। ये तो बहुत कायदे की बात है, ये तो बहुत दिमाग की बात है। लेकिन जब संसद ने ऐसा करना चाहा तो भारत में जन आंदोलन खड़ा हो गया। कहा अरे हिम्मत कैसी पड़ी, यह भारत का क्षेत्र है, यह भारत के लोगों का है, और भारत के लोगों से पूछे बगैर कैसी हिम्मत संसद की कि वह किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकती है। तो जनता घबराई भाई, तो मामला घबरा के जनता लगता है विद्रोह कर देगी, आंदोलन हो जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 143 के तहत भी भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। कब? जब वह संविधान की कोई भाषा न समझ पाए, जब किसी आर्टिकल को लेकर वह अस्पष्ट हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकती है। और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते समय 1960 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया और कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह बताइए, क्या अनुच्छेद 3 के तहत हमारे पास ये पावर नहीं है? लोग तो चिल्ला रहे हैं कि अरे ना 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 ना, बेरूबारी अपना हिस्सा है, इसको आप पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते, कैसे भी ये शासन करो। भारत की मिट्टी को हम लोगों ने अपनी खून पसीने से सींचा है, इसके लिए हमने अपने लोगों को, अपने पूर्वजों का बलिदान दिया है, और ऐसे ही आप भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकते। तो संसद ने यह जानना चाहा न्यायपालिका से कि आप बताओ माननीय सर्वोच्च न्यायालय,
क्या संसद के पास यह पावर नहीं है कि अनुच्छेद 3 के तहत वह किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सके? यह शक्ति तो है। हमने विदेशी राज्य को जब भारत में शामिल कराया, और हमने बहुत बार शामिल कराया, तब जनता ने आंदोलन नहीं किया, तब जनता ने विद्रोह नहीं किया। अरे तो कॉमन सी बात है, अपने मन से आप घर में कितना भी काम करते रहो, क्या इसके लिए आंदोलन होता है? अरे भैया, तुम घर में पेपर क्यों बदल दिए, घर की सब पेंटिंग अपने हाथ से क्यों कर डाले? बेटा, ये तो तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं था, तुम्हारा काम तो पढ़ना है, तुम पेंटिंग क्यों कर रहे हो? कभी पापा ने मना किया? कभी पापा ने आपको मना किया? नहीं मना किया। कितना भी अपना कर्तव्य निभा दो आप। हम जब कर्तव्य निभाते तो हमसे कोई नहीं कहता है कि इतना ज्यादा काहे कर रहे हो, तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने अगर दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल जाए, देखिए सब हमारा कॉलर पकड़ लेंगे। 1 मिनट के लिए घर से बाहर निकल के जाइए, कहीं ऐसे मोहल्ले में घूमिए जहां आपका जाना वर्जित हो, तब पापा तुरंत आपको बोल देंगे तुम वहां कैसे चले गए? बेटा, तुमको बाहर निकलने के लिए कहें तो केवल स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, पार्क में टहलने के लिए नहीं, तुरंत बोल देंगे। जब आपने घर पेंट किया तो पापा कभी नहीं बोलेंगे तो ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा, तब चाहे जितना करो। उसी प्रकार से मजाक में संसद ने भी कहा कि हमने विदेशी राज्य को कई बार भारत में शामिल कराया है, विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया है, तब किसी ने विद्रोह ने भी नहीं किया, आंदोलन भी नहीं हुआ, और हमें यह महसूस भी होता कि अनुच्छेद 3 के तहत हमारे पास यह शक्ति है। तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत हमारे पास यह शक्ति नहीं है कि हम अपने किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप दें? न्यायपालिका ने कहा देखते हैं, देख के बताते हैं। न्यायपालिका ने देखा भाई, अपना मूल्यांकन किया, अध्ययन किया, देखने के बाद कहा नहीं, आप किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकते। तो कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत की कुछ जनता निरक्षर हो सकती है, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, न्यायाधीश हैं, हर मुद्दे की जानकारी रखते हैं, विधि के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं। जरा आप लोग ये बताइए, क्या प्रशासनिक दृष्टि से अगर कोई क्षेत्र किसी देश का हमारे समीप हो और हमारा कोई क्षेत्र किसी देश के समीप हो, ऐसी स्थितियों में यदि हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो शासन प्रणाली में कई बार अराजकता आएगी, असुविधा होगी। क्या इसको ठीक नहीं कर लेना चाहिए? कहा बिल्कुल कर लेना चाहिए। क्या हम कहा बेरूबारी क्षेत्र को हम पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते? कहा संवैधानिक रूप से तो नहीं सौंप सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। कहा पावर कैसे आएगी? कहा 2 तरीके हैं। कहा पावर 2 तरीके से आएगी। कहा कैसे आएगी? कहा एक तरीका तो यह है कि अनुच्छेद 3 में संशोधन कर दो। कहा तब? कहा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके वहां लिख दो कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद न केवल नए राज्यों का गठन कर सकती है, न केवल नए राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती, न केवल सीमा को घटा सकती, बढ़ा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती, बल्कि अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद किसी भारत के क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकती है। तब आपको यह पावर प्राप्त हो जाएगी। दैट इज फर्स्ट प्रोसेस। ये पहला तरीका है। कहा दूसरा वाला बताओ, ये बड़ा कठिन लग रहा है हमको। एक बार चले हम अनुच्छेद 3 में संशोधन करें, उसमें नई बात हम लिखाएं, उसके बाद हम शक्ति प्राप्त करें, उसके बाद प्रक्रिया अपनाएं। कहा दूसरा तरीका है कि संविधान में संशोधन कर दो 368 की प्रक्रिया से, विशेष बहुमत से। अगर पारित हो जाए तो इसका मतलब है कि हमें जनता की अनुमति मिल गई, क्योंकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में है। और अगर किसी संशोधन को आपने विशेष बहुमत से पारित करा दिया तो इसका मतलब है कि हमारे देश के आधे से अधिक लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी है, और देश के आधे से अधिक लोगों ने अगर अपनी स्वीकृति दे दी है तो आपको दे देना चाहिए। तो संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा कर सकते हो आप। कहा बस 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 जाओ जाओ जाओ, हम समझ गए। कहा ऐसा करो, संविधान में संशोधन कराओ। तब संशोधन कराया गया जिसका नाम है 100वां संविधान संशोधन 2015। और 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। हमने अपने बेरूबारी के कुछ क्षेत्रों को, लगभग कई सारे क्षेत्र उसमें थे जो बांग्लादेश को सौंप दिए। ज़्यादातर क्षेत्र हमने सौंपे, और कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश के जो पूर्वी पाकिस्तान का पहले हिस्सा था उसको भारत में शामिल कर लिया। इसलिए इस प्रकार से संविधान संशोधन के माध्यम से भारत ने अपने कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंप दिया। इसका मतलब है कि भविष्य में संसद के पास ये पावर है कि वह किसी भारत के क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है, लेकिन यह पावर अनुच्छेद 3 के तहत नहीं है। अगर परीक्षा में कभी सवाल आता है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद यह शक्ति रखती है किसी भारत के क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत होगा। अगर यह स्टेटमेंट आता है कि किसी भारत के क्षेत्र को
विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन की आवश्यकता होगी। ऐसा केवल 368 की प्रक्रिया से किया जा सकता है। दैट इज राइट स्टेटमेंट। अगर कभी स्टेटमेंट आता है केवल साधारण बहुमत से संसद किसी भारत के क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकती है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यह है इसकी पूरी कहानी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि क्या संसद भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकती है या नहीं, और यह शक्ति उसे अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त होती है। ऐसा काम संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है या उसे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गया? तब मैं 2 और संशोधन बता करके फिर मैं ले चलता हूं आपको 15 अगस्त 1947 की आगे की कहानी सुनाता हूं। दो संशोधन सिखाना चाहूंगा आपको जो राज्यों के गठन की प्रक्रिया से संबंधित है, उसको भी सीखिए। इधर आइए। भविष्य में अगर कभी सवाल आपसे कोई पूछे कि हमने सुना है कि नए राज्यों के गठन के संबंध में जब भी कोई प्रस्ताव संसद में लाया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद लाया जाता है, और ऐसे प्रस्ताव को राज्य विधानमंडल के पास विचार हेतु भेजा जाता है। क्या यह व्यवस्था मूल संविधान में थी? क्या यह व्यवस्था मूल संविधान में थी? मूल संविधान बोले तो 26 नवंबर 1949 वाले संविधान में थी? नहीं थी। प्रारंभ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस व्यवस्था को कब अपनाया गया? इस व्यवस्था को 5वें संविधान संशोधन, नोट कर लीजिए, सवाल आएगा 90% लोग गलत करके आ जाएंगे। 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा अपनाया गया। उसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा 2 व्यवस्था की गई कि नए राज्यों के गठन के संबंध में जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद लाया जाएगा, और ऐसे प्रस्ताव को विचार हेतु संबंधित राज्य विधान मंडल के पास भेजा जाएगा। सर मेरा एक सवाल और है आपसे। क्या है बताइए? मेरा सवाल यह है कि अगर नए राज्यों के गठन से कोई केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होता है, आई रिपीट, मेरा सवाल यह है सर कि नए राज्यों के गठन के संबंध में अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होता है, क्या उसके पास भी विचार के लिए भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा। ऐसा मूल संविधान में लिखा था? बिल्कुल नहीं लिखा था। ऐसा 5वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। तो इस व्यवस्था को कब अपनाया गया? इस व्यवस्था के लिए एक और संशोधन नोट करिए। भारतीय संविधान में एक संशोधन और किया गया जिसका नाम है 18वां संविधान संशोधन 1960। 18वां संविधान संशोधन 1960 और 18वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया। 18वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया कि जब कभी भी नए राज्यों के गठन के समय कोई केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होगा तो केंद्र शासित प्रदेश के पास विचार हेतु भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा केवल तब किया जाएगा जब कोई राज्य प्रभावित होगा। अगर उससे कोई केंद्र शासित राज्य प्रभावित होगा तो उसके पास विचार के लिए भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों संशोधन क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया तो हमने आपको 2 हिस्सा पढ़ा दिया, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों के गठन की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा डिटेल में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया होती है, कैसे नए राज्यों का निर्माण होता है। पूरा वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा।
पूरा कंप्लीट आपको समझ में भी आ गया होगा, इसका नोट्स भी आप लोगों ने बना लिया होगा। और नए राज्यों के गठन के साथ साथ मैंने 5वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन और संसद की क्या यह शक्ति है कि वह किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंप सकती है या नहीं, ये मुद्दा भी आपका इसी वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी आपका यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपका 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है और 100% तक का कैशबैक भी चल रहा है, क्योंकि ये होली हंगामा ऑफर जो आपका चल रहा है ये 9 मार्च से प्रारंभ हो गया है और 9 मार्च से लेकर ये 22 मार्च तक आपका होली हंगामा ऑफर चल रहा है। तो इस 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक उत्कर्ष के यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको भारी छूट मिल रही है। इसमें 90% तक का आपको छूट भी मिल रहा है, 10% तक 100% तक का कैशबैक भी है और 10 सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% सभी पेड स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपको होली। ये 100% कैशबैक क्या है कि दिन भर आप जो भी कोर्स लेते हैं उस कोर्स के समय अलग अलग उत्कर्ष के द्वारा कभी 10%, कभी 15%, कभी 20% और कुछ समय 2 घंटे दिन भर में ऐसे भी आएंगे जब 60 से 100% तक का कैशबैक का प्रावधान है। यानी कि जो बैच आप परचेज करेंगे उस समय कुछ ना कुछ कैशबैक आपको मिलेगा और जो कैशबैक आएगा वो सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। उसके लिए कोई छूट नहीं मिलेगी, उसमें कोई फीस का डिस्काउंट नहीं होगा। बाय द वे, मान लीजिए कोई कोर्स आपने 5000 का लिया और इसमें आपका 50% कैशबैक आ गया तो आपको 50% उसका जो फीस है वो आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये किस समय कितना होगा ये उत्कर्ष के द्वारा तय किया जाता है। तो यदि आपके लक में रहा तो हो सकता है कभी आपको 100% तक का भी कैशबैक मिल सकता है, कभी 10%, कभी 5%, कभी 50%। तो इसका लाभ उठाएं क्योंकि ये आपका 9 मार्च से प्रारंभ होकर 22 मार्च तक रहेगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राज्यों के गठन की पूरी प्रक्रिया आप विद्यार्थियों को अच्छी से समझ में आई या नहीं। थैंक यू वेरी मच।